नमस्कार। व्यावसायिक अध्ययन पढ़ने वाले एकादश के सभी विद्यार्थियों का आज के इस वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत। भाग बा वित्त एवं व्यापार, फाइनेंस एंड ट्रेड, इसकी शुरुआत चैप्टर 7 से आज हम कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है व्यावसायिक वित्त के स्रोत, सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। देखिए, इस चैप्टर के अंतर्गत हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें हम पढ़ेंगे कि व्यावसायिक वित्त, इसका नेचर क्या है और इसका महत्व क्या है। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि वित्त के जो विभिन्न स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं। अगर हम उनका वर्गीकरण करें तो अवधि के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, उधार के आधार पर हम उनका वर्गीकरण कैसे करेंगे, और व्यावसायिक वित्त का सबसे उपयुक्त साधन हमारे व्यवसाय के लिए कौन सा है, उसका चुनाव हम कैसे करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानें कि वित्त प्रबंधन यानी कि फाइनेंस मैनेजमेंट, ये 5 एम कहे जाते हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण एम है। यदि वित्त ही ना हो, वित्त यानी फाइनेंस यानी कि धन अगर ना हो, तो आप जानते हैं कि धन से ही लेबरर आते हैं, यानी कि तो श्रम भी नहीं होगा और प्रबंधन के लिए व्यवस्था भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैनेजर्स भी नहीं होंगे, वो भी तो सैलरी पर ही अपॉइंट होते हैं। मशीनें भी नहीं होंगी और कच्चा माल भी नहीं आ पाएगा। तो कुल मिलाकर के क्या क्या नहीं होगा। अगर आप देखें, जितने भी एम हैं वो सब नहीं होंगे। ना तो श्रम यानी मेन होंगे, एक एम मेन नहीं होगा। दूसरा, मैनेजमेंट नहीं होगा। तीसरा, मशीन नहीं होगी। और चौथा, मटेरियल नहीं होगा। तो क्या क्या चाहिए हमें? चाहिए एम, सबसे महत्वपूर्ण है मनी। तो 5 चीज़ें हुई, 5 एम। कौन कौन से, चलिए बताइए। पहला 5 एम क्या है? पहला जो 5 एम में से है वो क्या है? एम, मनी। दूसरा क्या है? मैन। तीसरा क्या है? मशीन। चौथा क्या है? मैनेजमेंट, है ना। और पांचवा क्या है? मटेरियल, राइट। तो ये इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मनी, क्योंकि बाकी के सारे जो भी एलिमेंट हैं वो मनी से ही आते हैं। तो खैर, आपने इतनी बात तो जान ली होगी। यह कहा जा सकता है कि वित्त जो है ना, वह व्यवसाय रूपी शरीर का जीवन रखता है। जिस तरह से शरीर में हमें रक्त की आवश्यकता होती है, किसी के शरीर में अगर रक्त की अल्पांकता हो जाए, रक्त जो है वो कम हो जाए, तो वो व्यक्ति बीमार हो जाता है। और बीमार व्यक्ति कभी भी बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं हो पाता, न स्वयं के लिए न किसी अन्य के लिए। इसीलिए पूर्ण स्वास्थ्य की आवश्यकता है। व्यवसाय के स्वास्थ्य की परिकल्पना जब करते हैं तो वित्तीय स्वास्थ्य यानी कि वित्तीय स्थिति पर विचार करना होता है। इसी संदर्भ में FW पेश क्या कहते हैं? वित्त से आशय मुद्रा की व्यवस्था को उस समय उपलब्ध कराने से है जब उसकी आवश्यकता हो। यानी कि वित्तीय व्यवस्था से आशय, यहाँ पर वित्त से आशय नहीं, यहाँ पर वित्तीय व्यवस्था या वित्तीय प्रबंधन से आशय होना चाहिए। वित्तीय प्रबंधन का मतलब है कि व्यवसाय में आप उस समय वित्त यानी धन की व्यवस्था करा दें, मुद्रा की व्यवस्था करा दें जब उसकी ज़रूरत है। फाइनेंस में भी डिफाइंड एज द प्रोविजन ऑफ मनी एट द टाइम इट इज़ नीडेड। FW पेश। अब यहाँ कुछ बातें और ध्यान से सुनिएगा। वित्त व्यवस्था में वित्त की आवश्यकता का अनुमान। इसमें वित्त व्यवस्था में क्या क्या आता है? सबसे पहले हमें कितने वित्त की आवश्यकता है उसका अनुमान हम करते हैं। अगर एक बार हमें पता चल गया कि हमें 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो उसकी व्यवस्था हम करेंगे। उसकी व्यवस्था करने के लिए करने के पश्चात फिर हम ध्यान देंगे कि उस जो पैसा आ गया है उसका सर्वोत्तम उपयोग भी हो जाए। तो ये 3 चीज़ें हैं जो वित्त व्यवस्था के अंतर्गत आती हैं: आवश्यकता का अनुमान, उसकी व्यवस्था करना और उसका सर्वाधिक उपयोगी उपयोग कर लेना, सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपयोग कर लेना। हीलियम कहते हैं कि व्यावसायिक वित्त संपूर्ण व्यावसायिक क्रिया को एक सूत्र में बांधने वाला चमकीला धागा है। यह विपणन, क्रय तथा सेवी वर्गीय प्रबंध क्रियाओं को प्रभावित करता है एवं निश्चित भी करता है। विपणन यानी कि मार्केटिंग होता है, क्रय यानी कि परचेज होता है, सेवी वर्गीय प्रबंध यानी कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, एम्प्लॉइज जो हैं, उनका प्रबंध वगैरह, ये सारी क्रियाओं को कौन प्रभावित करता है? यह अर्थात वित्त व्यवस्था। तो चलिए अब जानते हैं कि व्यावसायिक वित्त की प्रकृति क्या है और इसका क्या महत्व है। व्यवसाय को चलायमान रखने के लिए यानी कि वर्किंग रखने के लिए वित्त की व्यवस्था एक महत्वपूर्ण कार्य है। वित्त की व्यवस्था के साथ
उसका सही रूप में उपयोग भी आवश्यक है। यदि वित्त का सही प्रयोग होता है तो व्यवसाय को प्रभावी रूप से संचालित किया जा सकता है और अधिकतम लाभ की अपेक्षा भी उससे की जा सकती है। व्यवसाय के निम्नलिखित स्तर पर आपको वित्त की व्यवस्था करनी होती है। यानी कि सबसे पहले जब आप व्यवसाय का प्रारंभ कर रहे होते हैं तो आपको पूंजी के रूप में कुछ पैसा चाहिए होता है, तो वो एक स्तर है जहाँ पर आपको वित्त की व्यवस्था करनी होगी, वो एक पॉइंट है। दूसरा जो बिंदु आता है वो है व्यवसाय अगर निर्माणी है तो आपको कच्चा माल अरेंज करना है, रॉ मटेरियल, वेतन देना होगा, वेजेस एंड सैलरीज, रेम्यूनरेशन टू द वर्कर्स। देन श्रम भुगतान के लिए भी आपको आवश्यकता होगी। यहाँ वेतन कार्यालय के कर्मचारियों को और श्रम भुगतान मतलब जो फैक्ट्री के वर्कर्स हैं। तो कच्चा माल, सैलरीज और वेजेस, इनके लिए आपको पैसा चाहिए। तीसरा, पुरानी मशीनों के अप्रचलन में आने पर नई मशीनों को क्रय करने के लिए, पुरानी मशीनें चल रही थी फिर वो पुरानी हो जाती हैं तो आपको नई मशीनें खरीदनी पड़ती हैं, देन यू नीड सम मनी, तो उसके लिए भी वित्त व्यवस्था करनी है। कोई भी तरल या स्थायी संपत्ति अगर आपको खरीदना है तो पैसा चाहिए, और व्यावसायिक व्यापारिक गतिविधियां जितनी भी हैं उन सब को पूरा करने के लिए यू नीड मनी। तो ये तो वित्त की आवश्यकता है, महत्ता है, ठीक है। अगर आप इसे समझें कि ये जो वित्त व्यवस्था है, आवश्यकता तो समझ में आ रही है, इसका उद्देश्य क्या क्या हो सकता है, तो दो प्रमुख उद्देश्य हैं जिनके लिए आप वित्त की व्यवस्था करते हैं। एक तो स्थायी पूंजी की व्यवस्था करना और दूसरा कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करना। आइए समझते हैं कि ये क्या है। स्थायी पूंजी की व्यवस्था यानी कि जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं, भूमि हैं, भवन हैं, यंत्र संयंत्र हैं, इनको एक्वायर करना, इनको खरीदना, इनकी व्यवस्था करने के लिए जिस धन की आवश्यकता होती है हम उसे स्थायी वित्त व्यवस्था बोलते हैं। यानी कि यूं कहें कि वो स्थायी पूंजी कहलाती है। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए दीर्घ अवधि के साधनों का उपयोग किया जाता है जो लंबे समय तक आपके पास रहे। इन्हें आप दीर्घकालीन स्रोत भी कहते हैं। इनमें क्या क्या आता है थोड़ा सा बता देता हूँ। उदाहरण के लिए जैसे अंश होते हैं, ऋण पत्र होते हैं, ठीक है, या बॉन्ड होते हैं। इनके माध्यम से आप इन्हें इशू करके आप धन की व्यवस्था करते हैं, या लॉन्ग टर्म लोन वगैरह भी हो सकते हैं। ये स्थायी पूंजी की व्यवस्था है। कार्यशील पूंजी क्या है? व्यवसाय के जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं उनमें जैसे कच्चा माल खरीदना, विभिन्न व्यापारिक व्ययों की व्यवस्था करना, विक्रय से प्राप्त राशि का प्रयोग इनके लिए करते हैं हम। तो अस्थायी पूंजी या अस्थायी संपत्ति के मध्य का अंतर जो होता है वही जो है कार्यशील पूंजी कहलाता है। दरअसल इसे कार्यशील पूंजी कहा जाता है जो डे टू डे ज़रूरतों के लिए आपके पास पैसे की व्यवस्था होती है। ये अस्थायी पूंजी और अस्थायी संपत्ति के मध्य का स्तर है। अस्थायी पूंजी अस्थायी संपत्ति का मतलब ऐसे जान लीजिए, इसे आप बोलेंगे चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व, ठीक है। अस्थायी मतलब चालू, और पूंजी कहाँ लगती है? संपत्तियों में लगती है। तो करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी वुड बी इक्वल टू वर्किंग कैपिटल, राइट। तो ये समझ गए होंगे। जैसे जैसे व्यवसाय बढ़ता है आपको वित्त की बढ़ती आवश्यकता का अनुभव होता ही है। तो मुझे लगता है ये बात अभी तक समझ गए होंगे कि वित्त क्या है। वित्त है वो जो अन्य 4 M यानी कि मटेरियल, मैन, मशीन और मैनेजमेंट, इनको जुटाता है। मनी वो चीज़ है। इसकी एक परिभाषा आपने पढ़ी, इसकी प्रकृति आपने जानी, क्योंकि व्यवसाय में आपको दो तरह का पैसा चाहिए, एक तो स्थायी पूंजी और दूसरा कार्यशील पूंजी। समय समय कब कब इनकी ज़रूरत पड़ती है? व्यवसाय प्रारंभ करते समय, निर्माणी है तो वेतन, कच्चा माल, श्रम का भुगतान के लिए, मशीनों को खरीदने के लिए, तरल या स्थायी संपत्तियां खरीदने के लिए और विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों के लिए। आइए अब हम जानते हैं कि कौन कौन से स्रोत हैं वित्त के। अवधि के आधार पर अगर हम बात करें तो दो तरह के स्रोत हैं, एक तो दीर्घ अवधि और दूसरा अल्प अवधि। एक और आता है बीच में मध्यम अवधि। तो हम जानते हैं कि दीर्घ अवधि के स्रोतों में समतांश आते हैं। अवितरित आय यानी कि लाभ का वो हिस्सा जो लाभांश के रूप में अंशधारियों को नहीं दिया जाता, संचित कर लिया जाता है, उसे अवितरित नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड या नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग्स इसे बोलते हैं। पूर्वाधिकार अंश भी आते हैं, ऋण पत्र आते हैं, वित्तीय संस्थानों से जो दीर्घकालीन ऋण होते हैं या बैंकों से ऋण होते हैं। तो वित्त संस्थान कौन होते हैं? जैसे कि LIC है, म्यूचुअल फंड हैं, तमाम तरह के ऐसे वित्तीय संस्थान जो बैंक नहीं हैं उन्हें आप वित्तीय संस्थान बोल देते हैं।
चलिए, अल्प अवधि में आपको व्यापारिक साख है। व्यापारिक साख का मतलब होता है कि किसी व्यापारी से अगर आपने कोई ऋण लिया है 2-3 साल के लिए। घटक यानी फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स आपको हम बाद में बता देंगे डिटेल में। फैक्टर्स एक तरह का फाइनेंस का एक तरीका होता है जिनके ज़रिए आप मीडियम टाइम पीरियड के लिए धन की व्यवस्था कर पाते हैं। बैंक हैं जो आपको मीडियम टाइम का ऋण देते हैं 5 साल तक का समथिंग, और व्यावसायिक प्रपत्र यानी कि जिसमें बिल्स आते हैं, ठीक है। ये सारे जो आपके आपके पास माध्यम है, ये सब कहलाते हैं। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे जो ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये अल्प अवधि के हैं। व्यापारिक साख का मतलब क्या होगा? व्यापारिक साख का मतलब होगा कि किसी व्यापारी से जो आप उधार पे पैसा लेते हैं। यहाँ पर अल्प अवधि के ऋणों की बात चल रही थी, तो एक बार फिर से सुन लें, इसे करेक्शन करते हैं इस बात में। ये जो अल्प अवधि के ऋण होते हैं, इसमें व्यापारिक साख का तात्पर्य होता है कि अगर आपने किसी व्यापारी से माल खरीदा और 2 और 3 महीने का आपको उधारी पे आपने खरीद लिया, तो ये व्यापारिक साख कहलाती है। फैक्टर्स मैंने आपको बिल्कुल सही बताया है कि एक तरह की ऋण की व्यवस्था है। बैंक से अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए यानी कि 12 महीने से कम समय के लिए अगर कोई ऋण लेते हैं, और व्यापारिक विपत्र में आते हैं बिल्स, रिसीवेबल, बिल्स पेबल, सॉरी, हुंडी और चेक, ड्राफ्ट वगैरह इसका हिस्सा बनते हैं, ठीक है। मध्यम अवधि में आता है बैंकों से ऋण। ये 5 साल तक के ऋण होते हैं ऑन एन एवरेज। सार्वजनिक जमा यानी कि पब्लिक डिपॉजिट जो आपके पास होती हैं, अगर आप इस तरह का कोई काम कर रहे हैं। वित्तीय संसाधनों से भी आप ऋण ले सकते हैं। जहां संसाधनों से ऋण का मतलब होता है कि आपके पास अगर कोई आपका जैसे कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, सॉरी मतलब अगर पार्टनर्स की कोई जॉइंट लाइफ पॉलिसी है तो आप उस पर ऋण ले सकते हैं, तो ये वित्तीय संसाधनों से ऋण कहा जाता है। पट्टा पर वित्त भी आप ले सकते हैं, ठीक है। यानी कि अपनी कोई संपत्ति को आप पट्टे पर दे दें और वहाँ से पैसे की व्यवस्था कर लें। किसी को आपने 10 साल के लिए अपनी कोई मशीन यूज़ करने के लिए दिया और उससे आपने 10 लाख रुपए ले लिए, तो ये पट्टे पर वित्त कहलाता है। तो ये आपने अवधि के आधार पर जाना, दीर्घ अवधि, अल्प अवधि और मध्यम अवधि, ठीक। उसके बाद में एक और कैटेगरी आती है जिसे हम बोलते हैं उत्पत्ति के आधार पर। तो इसे भी जान लीजिए। उत्पत्ति के आधार पर ये 2 तरह की होगी, एक तो इंटरनल फाइनेंस और दूसरा एक्सटर्नल फाइनेंस। जो आप स्वयं अपनी फर्म के लेवल पे करते हैं उसका माध्यम होता है समतांश या एकत्रित आय। ये एकत्रित आय वही जिसे आपने अवितरित आय कहा था, ठीक है। दूसरा बाह्य में आता है, जो आप दूसरी जगह से ऋण लेते हैं। तो ये देखिए, ये इंस्ट्रूमेंट सब वही हैं, खाली इनका कैटेगराइजेशन हमने अलग अलग किया है। जो आपने अभी अवधि के आधार के अंतर्गत जो इंस्ट्रूमेंट पढ़ लिए हैं, जैसे ऋण पत्र हैं, समता अंश हैं, पूर्वाधिकारी अंश हैं, ये रहेंगे यहाँ उत्पत्ति के आधार में भी, बस खाली इनका कैटेगराइजेशन अलग अलग किया गया है, ठीक है। तो आंतरिक में समता अंश आते हैं, और क्या आता है, और आता है अवितरित आय। बाह्य में क्या आएगा? वित्तीय संस्थानों से ऋण, बैंकों से ऋण, पूर्वाधिकार अंश, सार्वजनिक जमाएं, पब्लिक डिपॉजिट इन्हें बोलते हैं, ऋण पत्र, पट्टे पर वित्त, व्यावसायिक प्रपत्र, व्यावसायिक साख और फैक्टर्स, घटक, ठीक। उत्पत्ति के आधार और अवधि के आधार पर हमने जो वर्गीकरण किया, इसके अलावा एक तीसरा और वर्गीकरण है, वो है स्वामित्व के आधार पर। स्वामी के जो कोष होते हैं उसमें आता है इक्विटी शेयर और संचित आय, और उधार कोष में बाकी सब आते हैं जो आपने यहाँ वाह्य में देखा है, ठीक। तो आइए हम अवधि के आधार पर पहले जानें। अवधि के आधार पर अगर हम देखेंगे तो 3 प्रकार से कोष एकत्रित होते हैं। दीर्घ अवधि के लिए मैंने आपको बताया, 5 वर्ष से अधिक समय के लिए जो आप ऋण लेते हैं ये दीर्घ अवधि के लिए कहलाते हैं। जनरली ये पैसा आप स्थायी संपत्तियों को क्रय करने के लिए प्राप्त करते हैं। मध्यम अवधि जो होता है ये 5 वर्ष से कम अवधि का ऋण होता है, ठीक है। एक वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम, और अल्प अवधि 1 वर्ष से कम समय के लिए लिया गया की गई वित्तीय व्यवस्था है। उत्पत्ति के आधार पर आंतरिक रूप से कोष की व्यवस्था मैं आपको भी बता चुका था। छोटी छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आप संस्था के आंतरिक कोष का ही उपयोग करते हैं, और जो बड़ी आवश्यकताएं होती हैं उनके लिए आप बाह्य स्रोतों का उपयोग करते हैं। बाह्य स्रोतों पर जो ब्याज की दर होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। स्वामित्व के आधार पर अगर हम बात करें तो हम पाएंगे कि कोषों की व्यवस्था स्वयं में स्वामित्व या दूसरे के स्वामित्व से कोष लेने से होता है। इसमें तो उधार लेने जब आप लेते हैं तो उसे कहा जाता है कि आपने दूसरे के कोष का उपयोग किया,
और अगर आप स्वयं पूंजी लगाते हैं तो ये आपका अपना कोष होता है। ठीक है, अर्जित की हुई आय को व्यापार के विस्तार के लिए अगर निवेश करता है व्यापारी, और इससे जो भी लाभ होता है उसे उस पर ब्याज चुकाना नहीं पड़ता है। यह धन व्यापार तक ही रहता है और व्यापार के लाभ में उपयोग में होता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा व्यापारी का उसमें नियंत्रण रहता है। लेकिन जब वो उधार लेता है तो उस पर उसे हमेशा चिंता रहती है कि अगर लाभ नहीं हुआ तो वो कैसे ब्याज वगैरह चुका सकेगा। तो कभी कभी धन ऋण पर जब वो लेता है तो व्यापारिक संपत्ति भी उसे सिक्योरिटी के तौर पे देनी होती है या गिरवी रखनी होती है। तो हम अगर इसे समझना चाहें तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब स्वामी स्वयं से व्यापार में पूंजी का विनियोग अंश जारी करके करता है या अर्जित आय यानी कि रिटेन्ड अर्निंग से वित्त की व्यवस्था करता है तो इसे स्वामित्व पूंजी यानी ओन्ड कैपिटल कहा जाता है। ओन कैपिटल भी कह सकते हैं इसे। ठीक है, इसमें क्या क्या तरीके होते हैं आइए जानते हैं। अंश जारी करना, अगर आप शेयर इशू करते हैं तो आप ओन कैपिटल की व्यवस्था कर रहे हैं। अब थोड़ी सी बातें हम जानें कि ये शेयर क्या होते हैं। वैसे मैं आपको, अगर आपको याद होगा, जब हम पुरानी किताब से पढ़ रहे थे तो उसमें मैं आपको ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको मेंशन करता चलूँ ताकि रिवीजन हो जाए। जैसे किसी कंपनी को 5 लाख पूंजी की ज़रूरत है तो वो क्या करेगा, 100 रुपये वाले 500 अंशों के लिए जनता को आमंत्रित करेगा। वो लोग इसे खरीदेंगे और इस तरह से उसके पास 5 लाख की पूंजी की व्यवस्था हो जाएगी। जो लोग उन अंशों को खरीदते हैं, उन प्रपत्रों को खरीदते हैं, उन्हें अंशधारी कहा जाता है। ठीक है, ये दो तरह के हो सकते हैं, समतांश और पूर्वाधिकार। तो समतांश कौन से अंश होंगे, वे अंश होंगे जो लाभांश का भुगतान पूर्वाधिकारी अंशधारियों को करने के बाद जो अंशधारी लाभांश पा सकेंगे। और जब कभी भी पैसा वापस करना होगा, पूंजी लौटानी होगी, तो भी जो पूर्वाधिकारी अंशधारी हैं उन्हें पहले ये अधिकार मिलता है कि उनका पूंजी का मूलधन वापस किया जाए पहले, फिर बाद में जो पैसा बचेगा वो जिन अंशधारियों को लौटाया जाता है वो अंशधारी समता अंशधारी कहलाते हैं और वो अंश समता अंश कहलाते हैं। ठीक है, इनके लाभ क्या हैं और इनकी हानियाँ क्या हैं आइए जानते हैं। सबसे पहली बात, जो आपके समता अंश होते हैं इनके ऊपर आपको ये सुविधा है कि आप अंत में समापन के समय सबसे आखिर में इनका पैसा आप लौटाएंगे। दूसरा, उचित लाभांश प्राप्त होने के कारण समता अंशधारियों को आय अधिक होती है, जिससे ऐसे विनियोगकर्ता ही इस तरह के अंशों को खरीदते हैं जो जोखिम उठा सकते हैं और लाभ भी ज़्यादा कमाने की इच्छा रखते हैं। समता अंश बिना किसी प्रतिभूति गिरवी रखे जारी किए जाते हैं, इसलिए कंपनी के लिए इसमें कोई रिस्क नहीं होता। समता अंशधारियों को लाभ की दशा में ही लाभांश दिया जाता है, अगर हानि है तो इन्हें लाभांश देने की ज़रूरत नहीं है। ये कंपनी के लिए इस तरह से लाभप्रद है। लेकिन दोष भी इसके कुछ हैं। पहला, समता अंशधारियों का लाभांश कभी भी एक समान नहीं रहता। जैसे जैसे आय ज़्यादा या कम होती है तो इनका लाभांश भी घटता बढ़ता रहता है, कभी कभी नहीं भी मिल पाता है। अंशधारी एक निश्चित आय जो कमाना चाहते हैं ये उनके लिए उपयुक्त विकल्प नहीं है। कानूनी औपचारिकताओं को पूरा किए बिना सामान्य जनता अंशों को खरीद नहीं सकती है। इसके लिए डीमैट अकाउंट वगैरह खुलवाना होता है, तब जाके आप कहीं किसी कंपनी के शेयर वगैरह खरीद पाएंगे। तो जिस कंपनी में विस्तार या वृद्धि की कोई संभावना नहीं है वहाँ समता पूंजी बेकार हो जाती है और खरीदने वाले का नुकसान भी हो सकता है। समतांश की वापसी कंपनी के समापन पर ही होती है, उससे पहले नहीं हो सकती है। तब तक यदि व्यापार में कोई वृद्धि नहीं हुई तो यह पूंजी व्यर्थ बनी रहती है। ठीक है, आर्थिक परिस्थितियों के समय मंदी काल अगर हो तो कभी कभी समतांश में विनियोग करने से निवेशकों को बचना चाहिए, तो यहाँ क्योंकि यहाँ पे नुकसान की संभावना रहती है। तो ये समता अंश की उपयुक्तता क्या है। कंपनी प्रारंभ करते समय प्रायः समता पूंजी का प्रयोग किया जाता है। स्थायी संपत्तियों का क्रय करना हो तो उसके लिए भी यह सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है। व्यवसाय में जब कभी भी दीर्घकाल के लिए आपको पूंजी की आवश्यकता हो तो समता अंश जारी किया जाना ही बेहतर होता है। पूर्वाधिकारी अंश वो अंश होते हैं जिनके बारे में अभी आपने जाना कि समता अंशधारियों से पहले इन्हें पूंजी वापस की जाती है और लाभांश भी इन्हें सबसे पहले उन समता अंशधारियों से पहले दिया जाता है। ठीक है, हाँ, इस तरह के अंशधारियों को मत देने का अधिकार नहीं होता सामान्यतया। पूर्वाधिकार अंशों के कुछ प्रकार हैं। पहला होता है कि लाभांश में प्राथमिकता, इन्हें लाभांश समता अंशधारियों से पहले दिया जाता है। ठीक है, दूसरा, कंपनी के समापन पर पूंजी के पुनर्भुगतान में भी इनको प्राथमिकता मिलती है। तो इनके प्रकारों में सबसे पहले हम जानते हैं संचयी पूर्वाधिकार अंश।
जैसे किसी वर्ष अगर लाभ कम हो और उस वर्ष लाभांश न दिया जा सके तो ऐसे पूर्वाधिकारी अंशों पे एक निश्चित दर से जो इनका लाभांश होता है वो अगर इस साल नहीं दिया जा सका तो संचित हो जाएगा। अगले वर्ष जब कभी भी कंपनी पर्याप्त लाभ कमाएगी तो पहले संचित लाभांश का भुगतान होगा और फिर उस वर्ष का लाभांश इन्हें दिया जाएगा। यानी कि ये वो अंश है, अगर किसी वर्ष लाभांश न दिया जाए तो वो लाभांश लैप्स नहीं होता, जब्त नहीं होता, वो संचित हो जाता है और अगले वर्ष में जब कभी भी पर्याप्त लाभ होगा तो उन्हें उन ऐसे अंशधारियों को उनका पुराना लाभांश पहले दिया जाएगा, फिर उस वर्ष का लाभांश दिया जाएगा। असंचयी अधिमान अंश वह होते हैं जिन पर अगर किसी वर्ष लाभांश नहीं दिया जा सका तो उस वर्ष का लाभांश फिर जब्त हो जाता है और अगले वर्ष केवल लाभ कमाने वाले वर्ष में केवल उसी वर्ष का लाभांश दिया जा सकेगा। तो ये दो तरह के आपने पूर्वाधिकारी अंश पढ़ लिए। फिर आता है भागीदार अधिमान अंश। समझिएगा, इन अंशों पर एक निश्चित दर से लाभांश दिया जाता है। उस लाभांश को देने के बाद भी साधारण अंशों पर जो बचा हुआ लाभांश होता है उन्हें एक निश्चित दर से लाभांश दिया जाता है। तत्पश्चात अगर फिर भी कुछ लाभ का हिस्सा बचा रह जाता है तो वह फिर से ये इस तरह के जो अधिमान अंशधारी होते हैं वो फिर से उस बचे हुए लाभ में हिस्सेदारी करते हैं। इसीलिए इनको भागीदार अधिमान अंश यानी पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। जो ऐसे नहीं होते हैं जिन पर ये दोबारा बचे हुए लाभ पर लाभांश पाने का अधिकार नहीं होता है, उन्हें नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर भी कहा जाता है। खैर, वो यहाँ पर कैटेगरी नहीं दी गई है, कोई बात नहीं। अगली कैटेगरी है रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। जिन प्रेफरेंस शेयर्स को इशू किया जाए और एक निश्चित अवधि के पश्चात जिनका पैसा वापस किया जा सकता है उन्हें रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स यानी कि शोध्य अधिमान अंश कहा जाता है। जिनके साथ ऐसा नहीं होता है, यानी कि जिन्हें एक बार इशू करने के बाद जिनका पैसा कंपनी के समापन के समय ही दिया जा सकता है, उन्हें इरेडीमेबल या अशोध्य अधिमान अंश कहा जाएगा। प्रत्याभूतित अधिमान अंश यानी कि गारंटीड प्रेफरेंस शेयर्स, ये वो होते हैं जो इन अंशों पर एक तो निश्चित दर से लाभांश पाने की गारंटी दी जाती है और ये गारंटी कंपनी द्वारा नहीं दी जा सकती। कंपनी के संचालक या अन्य कोई सीईओ या और भी कोई व्यक्ति जो वहाँ आधिकारिक रूप से होगा वो इस बात की गारंटी व्यक्तिगत रूप से दे सकता है, कंपनी के द्वारा नहीं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के कंपनी अधिनियम जो है वो उसमें ये व्यवस्था है कि केवल दो प्रकार के अंश निर्गमित कर सकती है, समता अंश और पूर्वाधिकारी अंश। 1956 की धारा 80A सीमित कंपनी को शोध्य अधिमान अंश निर्गमित करने का अधिकार देती है, जबकि इसके अंतर नियम अगर ऐसी व्यवस्था करते हों तो। ठीक है, आपने पढ़ा था ना कि दो तरह के मेन डॉक्यूमेंट होते हैं, एक होता है पार्षद सीमा नियम और एक होता है पार्षद अंतर नियम। अगर कंपनी के पार्षद अंतर नियम अलाउ करते हैं तो ही वह कंपनी पूर्वाधिकार अंश इशू कर पाएगी। भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 80A ऐसा कहती है। पूर्वाधिकार अंशों का शोधन यानी उनका पैसा लौटाने की जो व्यवस्था भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 48 में है, वो नियम क्या है जानिए। शोध पूर्वाधिकारी अंशों का शोधन उनके पूर्ण दत्त होने के बाद ही किया जा सकता है, यानी कि अगर पहले उन पर पूरा पैसा प्राप्त हो चुका है तो ही उनका पैसा पूरा लौटाया जा सकेगा, अन्यथा नहीं। दूसरी बात, इन अंशों का शोधन लाभांश के लिए उपलब्ध लाभों में से किया जा सकता है, यानी कि जो आपने प्रॉफिट अर्न किया है वहाँ से भी आप इन अंशों का शोधन कर सकते हैं। तीसरी बात, इनका शोधन इस उद्देश्य के लिए निर्गमित किए गए नए अंशों से प्राप्त धनराशि से भी किया जा सकता है, यानी कि अगर आपके पास पर्याप्त अर्निंग्स हैं तो आप प्रॉफिट से इनका शोधन कर सकते हैं या नए अंशों का इशू करके जो उनसे पैसा मिलेगा उसका उपयोग भी पूर्वाधिकार अंशों के शोधन में कर सकते हैं। ये पूर्वाधिकार अंश उपयुक्त कहाँ होते हैं? दीर्घकालीन या मध्यकालीन कोष प्राप्ति करने के लिए ये एक अच्छा साधन माना जाता है। जब भी कंपनी ना समतांश जारी करना चाहती हो और ना ऋण लेना चाहती हो तो बीच के माध्यम में पूर्वाधिकारी अंश उपयोगी सिद्ध होते हैं। इनके कुछ लाभ हैं और कुछ दोष भी। लाभों में पहला है कि लाभांश की एक दर निश्चित होती है, तो एक निश्चित दर से आय मिलती चली जाती है इनके अंशधारियों को। कंपनी के समापन की दशा में इन्हें पहले पैसा भी मिलने की अधिकार प्राप्त होता है, प्रिविलेज मिलता है इस बात का। दूसरा, इन्हें केवल उन प्रस्तावों पर मत का अधिकार प्राप्त होता है जो प्रत्यक्ष रूप से कोष से प्रभावित होते हैं या कोष को प्रभावित करते हैं। ऐसे सारे प्रस्तावों पर इन्हें मत का देने का अधिकार होता है। अंशों के निर्गमन के लिए किसी भी प्रकार की संपत्ति गिरवी नहीं रखनी होती है।
ये इनकी खासियत है और इनके पूर्णदत्त होने के कारण शर्तों के अनुसार इनका विमोचन कभी भी किया जा सकता है। यह प्रायः ऐसे निवेशकों द्वारा क्रय किए जाते हैं जो निश्चित आय की कामना करते हैं, जो बहुत ज़्यादा लाभ कमाने की बड़ी इच्छा नहीं रखते, लेकिन ये चाहते हैं कि एक श्योरिटी हो कि उन्हें एक निश्चित आय हर वर्ष मिलती रहेगी। दोष भी कुछ हैं, जैसे प्रबंधन में भाग लेने का अधिकार इन्हें नहीं होता। ठीक है, अगर पूर्वाधिकार अंशों का शोधन करना है जिससे पूंजी दीर्घकाल तक कंपनी में ये नहीं रह पाती, तो ये कहीं ना कहीं कंपनी के लिए नुकसानदायक है कि ये पैसा कुछ समय के लिए ही रहता है। एक निश्चित दर से लाभांश देने के कारण कभी कभी जो है इनका नुकसान भी होता है कि कंपनी ज़्यादा कमा रही होती है, और इन अंशों का लाभांश एक भार के समान भी होता है। अगर कभी नुकसान हुआ है तो भी इन्हें लाभांश देना पड़ेगा कंपनी को, तो कंपनी पे एक तरह का ये भार हो जाता है, बर्डन हो जाता है। कंपनी को देय लाभांश पर आयकर भी देना पड़ता है। दूसरा, ऋण पर ब्याज, पूर्वाधिकार अंश का लाभांश। यदि इन दोनों की तुलना की जाए तो पूर्वाधिकार अंश का लाभांश कभी कभी ज़्यादा इसकी कीमत होती है। इससे बेहतर है कि ऋण ले लिया जाए। तो ऋण पर ब्याज में कर से छूट होती है, परंतु लाभांश पर कोई छूट नहीं होती है, इसलिए ये एक दोषपूर्ण व्यवस्था है। फिलहाल हम ये जानेंगे कि समता अंश और पूर्वाधिकार अंश में क्या क्या अंतर हैं। ये अंतर मैं आपको इससे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए आपको यहाँ से इसे बहुत अच्छे से पढ़ना है। रही बात ऋण पत्रों की, तो इसे हम पढ़ेंगे कल के वीडियो में। आज आपने यहाँ तक इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखा, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में अगर आपको कोई शंका है, कोई शंका का समाधान चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखें और अपनी बात बताएंगे, तो कल के वीडियो में आपकी शंका का समाधान का पूरा वादा। घर पे रहें, कोरोना की गाइडलाइंस जो हैं उनका अनुपालन करें, मास्क लगाएं, हैंड सैनिटाइज करते रहें और 2 गज की दूरी भी मेंटेन करें। थैंक यू सो मच।